आज सुबह दिल्ली के लिए जाहिर तौर पर बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। दरअसल सोमवार शाम करीब 6:50 पर लाल किले के पास जो जोरदार धमाका हुआ उसने पूरे दिल्ली को दहला दिया है। इस ब्लास्ट ने कई लोगों की जान ले ली, कई लोगों को घायल किया, जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान भी बताया जा रहा है कि कई लोगों ने दम तोड़ा है। इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ब्लास्ट जो है एक i20 कार में अचानक से हुआ, जिससे कि आग तेजी के साथ फैल गई। आसपास खड़ी 6 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया, कई ऑटो जल करके खाक हो गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी की स्थिति मच गई। जो चश्मदीदों की तरफ से बताया जा रहा है कि मौके पर चारों तरफ धुआं और लाशों के टुकड़े बिखर गए थे। सूचना मिलते ही 20 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है, एनएसजी मौके पर पहुंचती है, एएनआई मौके पर पहुंचती है, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंचती है, तमाम जांच एजेंसियां पहुंचती है। एनआईए और फोरेंसिक टीमें लगातार सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने इसे संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके का दौरा भी किया है। आपको जानकारी दे दें कि अमित शाह सोमवार देर रात ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वहां पर जो तमाम अधिकारी मौजूद थे उन सभी से बातचीत भी की थी, हासिल करने की कोशिश की थी कि आखिरकार क्या कुछ यहां पर हुआ। वो जानकारी हासिल करने की कोशिश अमित शाह करते हुए नजर आए थे। उनका बयान भी देर रात ही सामने आ गया था। दिल्ली और मुंबई समेत बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीएम से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात का जिक्र किया है। इस बीच ब्लास्ट का हरियाणा कनेक्शन भी सामने आया है, लिहाजा एनसीआर में हरियाणा की लगातार छापेमार जारी है। फरीदाबाद के एक निजी यूनिवर्सिटी में भी छापेमार कार्रवाई की जा रही है और वहां से भी बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एलएन राव, पूर्व पुलिस अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का सबसे पहले मैं इस चर्चा में स्वागत करती हूँ और शुरुआत राव से आपसे करना चाहेंगे। कैसे देखते हैं आप इस धमाके को और क्या कहेंगे? सभी व्यूअर्स को और ये धमाका, जैसा सुबह से मैंने बताया था कि ये डेफिनेटली ये पुलिस इसको डिक्लेयर नहीं किया था तब तक, लेकिन अभी आपके चैनल से भी हो गया है कि ये टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट द्वारा किया हुआ है धमाका है और ये सोची हुई पूरी प्लानिंग के साथ में किया हुआ है। इसमें कई चीजें बड़ी पेक्यूलियर ये है कि कहाँ पर टाइम और इसका स्थान, समय और स्थान दोनों बहुत ही चूज किए गए हैं, ये बताने के लिए कि हम भारत में कहीं भी जाकर ये कर सकते हैं, क्योंकि लाल किला है एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल आइकॉन है हमारे दिल्ली का नहीं, पूरे देश का, जहां से हमारे प्रधानमंत्री हर बार इंडिपेंडेंस डे को यहाँ से स्पीच देते हैं और इंडिपेंडेंस डे का बड़ा सेलिब्रेशन होता है। वहां पर आकर कोई ऐसी आतंकवादी घटना करने की साहस कर सकता है तो वो बहुत ही चिंता का विषय है। और दूसरी बात, समय इन्होंने पूरा प्लानिंग से किया है कि यहाँ 2-3 घंटे गाड़ी खड़ी रखी दिन में और उसके बाद जब ये गाड़ी निकाल कर लेके जा रहे थे तो वहां पर ब्लास्ट किया ऐसी जगह पे जहाँ पे भीड़ ज्यादा हो, ज्यादा लोगों का इसमें इंजरी हो और बहुत से ज्यादा लोग इसमें कैजुअलिटी होने की इनकी प्लानिंग थी और जो हुई भी है कैजुअलिटी, भले ही बहुत लोगों ने जान अपनी गंवाई है, इसमें बहुत लोग इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन ये एक मैं वही बता रहा हूँ कि ये सोची साजी एक वारदात है, आतंकी वारदात है और ये प्लानिंग इंडिया में हो सकता है रहते हुए हमारे जो लोग हैं, इंडिया के लोग जिनको मोटिवेट करके इसको करने के लिए तैयार किया गया है, मे बी ये सुसाइडल है, वो आगे वेरीफाई हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन अभी तक की जानकारी में ये है कि ये जो लोग हैं जो इसका कनेक्शन है वो हरियाणा के फरीदाबाद से भी जुड़ता है, क्योंकि जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है वही मटेरियल वहां पे क्विंटल्स की मात्रा में हरियाणा में पकड़ा गया था। उसके बाद वहां 2 आदमी अरेस्ट भी हुए थे और एक जो गाड़ी का जो कनेक्शन है वो पुलवामा से मिल रहा है और जो गाड़ी का असली मालिक बाद में जिसके पास गाड़ी थी वो आदमी भी कल स्पॉट हुआ था, जो कि फरीदाबाद से आते हुए देखा गया था। तो ये सारी चीजें ये बात को इंडिकेट करती हैं कि ये बड़ी ही प्लानिंग का किया हुआ एक प्रकार से आतंकवादी बिल्कुल 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 सर, एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी साजिश के तहत ये किया गया है। लेकिन इस पूरे हमले को हम कैसे देखें, मतलब कि एक विदेशी आतंकी संगठन के जरिए ये किया गया है या फिर पड़ोसी देशों की तरफ से हो सकती है कि ये साजिश रची गई हो? देखिए, विदेशी, मैं उसी बात को जानने के जा रहा हूँ। डेफिनेटली जितने भी आतंकी घटनाएं हमारे देश में बड़ी बड़ी हुई हैं वो सारी की सारी घटनाओं में, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक है,
चाहे वो आपका लाल किला का 2001 का अटैक है, चाहे वो IC 814 का हाईजैकिंग है, सारे के सारे जो आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो पाकिस्तान के इशारे पे की गई हैं, तो सबको जग जाहिर है, ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये भी इतना बड़ा धमाका कोई हमारे इंडिया के अपने आप लोगों का किया हुआ नहीं है। डेफिनेटली मैं बता दूं, इसमें हाथ वही का मिलेगा जहां का हर लोग, हर भारतवासी शक करता रहता है पाकिस्तान के ऊपर कि ये हमेशा चाहता है। ठीक है राव साहब से कनेक्शन जो है वो खत्म हो चुका है तकनीकी खामी की वजह से। उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट करते हुए इस दर्दनाक हादसे पर जिस तरीके से सोमवार शाम को लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास जोरदार धमाका होता है, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, उसे लेकर के ट्वीट किया उन्होंने। इसी के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ट्वीट किया गया। लाल किले के पास हुए धमाके की खबर बेहद ही चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है। ये बेहद ही दुखद है। पुलिस और सरकार को तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए कि ये धमाका कैसे हुआ है और क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर सुनकर के बेहद ही दुख जो है वो हुआ है। और हमारे साथ एक बार फिर से जो है खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राव सर, आपके पास आते हुए देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के बीचों बीच ये ब्लास्ट होता है, इसके बाद सवाल तो कई सारे उठ जाते हैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी अपने पोस्ट में यही बात लिखते हैं कि दिल्ली के बीचों बीच में ये विस्फोट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, और खासकर वो ही इलाका चुना गया, चांदनी चौक, लाल किला। और एक अच्छी बात ये रही कि दिन सोमवार का चुना गया, ऐसे में लाल किला बंद था अंदर से, तो काफी भीड़ वहां पर नहीं थी। अगर कोई दूसरा दिन होता तो और भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी, इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। हाँ, इस बात का भी बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि हाँ, सोमवार को लाल किला बंद होने की सूचना रहती है, तो और ये भी हो सकता है कि जब ये वहां पर दबिश डालेगी फरीदाबाद में, तो ये निकल कर, क्योंकि इनकी प्लानिंग हो सकती हो आज के लिए हो, लेकिन क्योंकि वहां दबिश होगी थी इसलिए उन्होंने सोचा करना तो है, तो आज की बजाय कल कर दिया इन्होंने, यानी सोमवार को कर दिया। मंगलवार को यहाँ पे और भी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि मंदिर पास में है, गुरुद्वारा पास में है। ये जल्दबाजी राव सर, ये जल्दबाजी इसलिए तो नहीं हुई कि फरीदाबाद में कल ही एक डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, एक डॉक्टर फरार जिसकी तलाशी में अभियान को तेज कर दिया था। यस, यही एक वजह हो सकती है। अगर जल्दबाजी की बात अगर यहाँ पर की जाए तो यही है कि प्रेशर वहां पर, पुलिस का प्रेशर, हरियाणा पुलिस का प्रेशर, जम्मू कश्मीर की इंफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर जो पकड़ा गए थे, पकड़ धकड़ जहाँ ज्यादा थी, तो ये हो सकता है कि उन्होंने ये ब्लास्ट करने की प्लानिंग तो हो किसी और दिन की, लेकिन कल क्योंकि पकड़े गए हैं तो इसलिए उनको सोचा कि अभी कर दिया जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई रूल आउट नहीं हो सकता इस पॉसिबिलिटी को। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है कल, ठीक है, जो हुआ था इसमें कोई भी विचार हो सकता है। ठीक है राव सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं। राजपुरोहित जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप क्या कहेंगे, दिल्ली के बीचों बीच में जोरदार धमाका, समय बिल्कुल वो वाला चुना गया जहां उस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्राउड होता है, और 3 घंटे तक पार्किंग एरिया में इंतजार किया गया। अब ऐसे लेकर के भी सवाल उठ रहे कि इंतजार किसका किया गया, भीड़ इकट्ठा होने का इंतजार किया गया या फिर अपने किसी अन्य साथी का इंतजार किया गया? जी धन्यवाद। एक तो ये कि सिर्फ एक यही रीजन नहीं हो सकता कि उसने 3 घंटे पार्किंग में बैठा रहा या चल के रेड लाइट पर आकर के धमाका किया। बहुत सारी थियरी सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशन सामने आ रहे हैं, फॉरेंसिक जांच चल रही है, उससे मालूम चलेगा। लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक रेड लाइट के ऊपर एक धमाका कर देना, कुछ एक लोगों को हताहत कर देना, ये उसका अल्टीमेट मकसद नहीं होगा। एक रेड लाइट एरिया कोई वीआईपी टारगेट मुझे नहीं लगता कि ये था। मुझे लगता है कि ये इससे भी ज्यादा सीरियस टारगेट की तरफ प्रस्थान कर रहा था, जा रहा था, या जिसके जो भी हैंडलर्स थे, अगर उनको सिचुएशन डिफिकल्ट लगी हो और उस वक्त उन्होंने रेड लाइट पे किया हो, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। जब भी इस किस्म की एक टेररिस्ट प्लानिंग करते हैं तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, कई ऑल्टरनेटिव्स तैयार करके रखते हैं, और उस मुताबिक अगर वो अपने टारगेट पे पहुंच जाता है तो ये नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। आप देखिए 2001 में जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था जी,
उन्होंने लास्ट मिनट तक इंतजार किया, पार्लियामेंट के गेट तक पहुंच गए थे, तो वो उनका सिलेक्टेड टारगेट था और वहां तक पहुंचे। इस केस के अंदर मुझे नहीं लगता कि रेड लाइट एक ऑब्जेक्टिव था और वहीं पे आकर वो ब्लास्ट करे, नहीं। हालांकि जो राव साहब बोल रहे हैं और जो तहकीकात चल रही है उससे पता चलता है कि ये साजिश कई दिनों से, कई महीनों से चल रही होगी। आप देखिए, जालोर के अंदर मौलवी का गिरफ्तार होना, गुजरात के अंदर गिरफ्तारी होना, श्रीनगर के अंदर अक्टूबर 27 को पोस्टर्स निकलना, उसके बाद में अभी उसके गिरफ्तारी होना, फिर फरीदाबाद तक पहुंचना, तो ये तार बहुत लंबे चौड़े हैं। और अगर इसको सबको साथ में देखा जाए तो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ISIS है, पाकिस्तान के ISI है, और जो हिंदुस्तान में इनके ऑपरेटिव्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, और ये डॉक्टर गैंग जैसे और भी बहुत सारे धुरंधर हैं जो इसको अंजाम देने के लिए बेताब हैं। तो इस तरह से उसने इंतजार किया। जो फुटेज बताते हैं, CCTV फुटेज, कि 3 घंटे ये बंदा वहीं गाड़ी के अंदर ही रहा, न बाहर निकला, न किसी और जगह गया। ये एक बहुत अजीब बात नहीं है कि 3 घंटे तक आप कार के अंदर ही बैठ रहे हैं, पार्किंग में बैठ रहे हैं, तो देयर हैज टू बी एन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, व्हाई एम आई सिटिंग देयर। और इसको देखते हुए जब मैं अंदाजा लगाता हूं तो ये मुझे बहुत क्लियर हो जाता है कि ये टारगेट कुछ और था, कुछ बड़ा था, और ये प्रीमेच्योर मुझे लगता है ब्लास्ट यहां पर किया है। हालांकि ये तो सर फिर ऐसे में एक सवाल और, अगर आपको जैसा लगता है कि टारगेट कुछ और था, रेड लाइट उनका टारगेट नहीं था, वहां पर ब्लास्ट किया गया बट वो टारगेट नहीं था, टारगेट कुछ और था, तैयारी भी महीनों से चल रही थी, और महीनों से ही हम देख रहे हैं लगातार जो हमारी एजेंसियां हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे सुरक्षा बल है, वो कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं, सर्च अभियान चला रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, कुछ नाम जो है वो आपने भी जिक्र किया। फरीदाबाद में कल भी आप मेरे साथ बैठे थे, चर्चा में हम चर्चा कर रहे थे कि फरीदाबाद से गिरफ्तारी एक होती है और देर शाम तक ब्लास्ट हो जाना। तो क्या ऐसे की गिरफ्तारी का डर उमर को सताया कि गिरफ्तार हो सकते हैं, टारगेट चूक सकता है, इसी चक्कर में वो ब्लास्ट कर दिया रेड लाइट पर? एक बहुत अजीब बात जो मुझे नजर आती है, जो इनके रेंटेड रूम से कल हम बात कर रहे थे, वहां से लेकर के मैं आगे चलूं, जब हम कल शाम को बात कर रहे थे तब तक ये ब्लास्ट नहीं हुआ था, ये ब्लास्ट उसके बाद में हुआ है। तो मुझे जो लगता है कि हमारी इंट एजेंसीज को इनकी भनक लग गई थी, और इसी दौरान ये लोग वहां से सामान लेकर के निकले हैं, उसी कमरे से सामान निकला है ये जो एक्सप्लोजिव था, या किसी और इलाके से आया है। बड़ी बात यह कि वहां से लेकर के ये दिल्ली मेट्रो में आ गया, चांदनी चौक के आसपास आ गया, लाल किले के पास आ गया, किसी को भनक नहीं लगी। ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है। और जहां तक ऑल्टरनेटिव और टारगेट की बात है, हो सकता है कि ये नंबर 2, नंबर 3 ऑल्टरनेटिव हो उसके लिए टारगेट की, भाई और कहीं नहीं मिले तो किसी बड़े इलाके में कर देना। और दूसरा, क्या जो कहते हैं कि शायद डॉक्टर उमर ही खुद ड्राइवर था, तो अभी उमर कहाँ है? क्या दूसरा ड्राइवर था? क्या ब्लास्ट से पहले वो कार में से निकल पाया? नहीं, ये कहा जा रहा है कि जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त जो ड्राइवर है वो गाड़ी में ही था, उसने ब्लास्ट में अपने आप को भी उड़ा लिया, और अब परिवार के सदस्यों को हालांकि हिरासत में लिया गया है। डीएनए टेस्ट में कंफर्म किया जाएगा कि क्या वो उमर ही है या कोई और है, क्योंकि परिवार वाले तो ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा तो सीधा साधा डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहा था, हम काफी गरीब है और हमें गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमारा बेटा फरीदाबाद गया है। ऐसा सारे मिलिटेंट बहुत ही इनोसेंट है, वो बेचारे कुछ नहीं करते, उनके माँ बाप को तो लगता है उनका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है। मैंने कश्मीर के अंदर जब जब इन उग्रवादियों को पकड़ा है, मेरी हर बार कोशिश रहती थी कि उनको 72 हुरों के पास भेज दो, बहुत सारे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया है, लेकिन जब वो पकड़े जाते थे, पकड़ने जाने के बाद हम उनको मारते नहीं, फिर उनको पुलिस के हवाले करते हैं, जुडिशियल कस्टडी और केस और वो सब कार्रवाई होती है। इस सिलसिले में जब हम उनके पेरेंट्स से मिलते थे, हर बार यही दलील होती थी, उनके पेरेंट्स से लेके मौलवी से लेकर के जितने भी इनके जमायती थे, सब आकर के हाथ पड़ते थे कि सर ये दुनिया का सबसे शालीन लड़का है। पर ऐसा नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, किसके लिए कर रहा है, उसके जो आका बैठे हैं पार, वो उनसे करवा रहा है। हाँ, मजे की बात है कि पैसा घर पे आ रहा है, फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है,
वो सारा रूटिंग सिस्टम इनका बहुत जबरदस्त सेट है। लेकिन जब पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, तब नादानी दिखा करके एस्केप करना चाहते हैं। हमें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें फैक्ट के ऊपर, इवेंट के ऊपर एविडेंस बेस्ड एक्टिविटी करनी चाहिए। अब मजे की बात एक और मैं कहना चाहूंगा कि इतनी जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये हमारी पुलिस को बिल्कुल दाद देने वाली बात है कि समय से पहले इनको पकड़ लिया और इस गाड़ी को टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। हालांकि इसने भी नुकसान पहुंचा है। हमारे 13 लोग इसके अंदर हताहत हुए, 20 इंजर हुए, बड़े दुख की बात है। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज, पुलिस, इंटेलिजेंस, इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है कि ये बिल्कुल। डॉक्टर अगर ज्ञान को अगर पकड़ अगर लिया। जैसा आप कह रहे हैं कि इनका टारगेट कुछ और था, अगर बात में सच्चाई है कि टारगेट कुछ और रहा होगा, तो हाँ, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं कि टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। नुकसान हुआ, लेकिन एक बड़े नुकसान से जरूर बचे। राव सर, आपके पास आते हुए, देखिए, बड़े नुकसान से तो हम बचे, जैसा कि अभी राजपुरोहित जी से चर्चा ही चल रही थी कि बड़े नुकसान से बचे अगर टारगेट दूसरा होगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि टारगेट दूसरा है? और दूसरी एक महत्वपूर्ण सवाल, इन्होंने गाड़ी उत्तर प्रदेश से शुरू की, हरियाणा होते हुए दिल्ली एंटर करके और दिल्ली में लाल किले तक पहुंचना, 3 घंटे इंतजार करना, विस्फोटक सामग्री गाड़ी के अंदर है, किसी को खबर तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक पर भी सवाल उठ जाते हैं सर। चाहता हूँ ऑपरेशंस के बारे में, जितने भी टेररिस्ट ऑपरेशंस होते हैं, राजपुरोहित जी भी इस बात से मुझे सहमत होंगे कि वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। यानी कि खुफिया तंत्र हमें खबर देते हैं या हमारा कोई इन्फॉर्मर हमें खबर देता है, जिसको हम आईबी की भाषा में एसेट्स बोलते हैं, वो खबर देते हैं। हजारों गाड़ियां, कई हजारों गाड़ियां आपके शहर में खूब घूम रही हैं। किस गाड़ी में क्या है ये कहीं से पता तभी लगेगा जब उसके बारे में कोई खबर देने वाला होगा पुलिस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, तभी मालूम होता है। ये बात ठीक है कि वो उत्तर प्रदेश से आई, हरियाणा से आई, हरियाणा से आने के बाद यहाँ पर आ गई, 3 घंटे वेट करते रहे। एक गाड़ी नहीं थी वहां पर पार्किंग में, बहुत सी, कई कई 100 गाड़ियां थी। जी। तो जिसके बारे में खबर नहीं होगी तो उसके बारे में पता लगना मुश्किल है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर पुलिस चप्पे चप्पे पर हो और पहले से, जैसे वहां पर फरीदाबाद में कुछ पकड़ा गया था, ये जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया था भारी मात्रा में, उसके पकड़ने के बाद हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए था, ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए था। नो डाउट हमारी दिल्ली की पुलिस बहुत एस डिटेक्टिव है, और खासतौर से स्पेशल सेल, मैं स्पेशल सेल में रहा हूँ, 14 साल कंटिन्यूस काम किया है। तो उसमें मैं बता दूं कि हम कोई भी ऐसा केस ऐसा दिल्ली में नहीं है जो कि वर्कआउट नहीं किया गया है। मैक्सिमम केसेस, जो कोई एक दो को छोड़कर, जो छोटे मोटे ऐसे केसेस हैं जो कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित नहीं है, वो सारे केस वर्कआउट हुए, और ये भी केस बड़ी जल्दी ही वर्कआउट होगा। दूसरी बात, पुलिस की तरफ से ये है कि नो डाउट इन्होंने समय रहते वहां पर हरियाणा में जाके वो पकड़ा, वो प्रिवेंटिव मेजर था, क्योंकि इतने क्विंटल अगर कहीं एक्सप्लोसिव और कहीं एक्सप्लोड हो जाता तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। वो बड़ा प्रिवेंटिव मेजर है, ये काबिल तारीफ है जम्मू कश्मीर पुलिस की और हरियाणा पुलिस की, मैं मिला के कहता हूँ। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे दिल्ली में भी बहुत से ऐसे केसेज हैं जो कि हमने समय रहते उनको किसी भी टेररिस्ट अटैक को होने से बचाया है। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि अगर कहीं और किसी टारगेट पे इसको जाना होता तो वो तभी बता पाएगा। कोई आदमी इससे जो प्लानिंग करने वाले पकड़े जाएंगे, उसकी इंटेरोगेशन से पता चलेगा कि बेहतर कोई स्पेसिफिक टारगेट था या नहीं था। अभी हम सिर्फ बैठे हुए कयास लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि इनका क्या उद्देश्य अच्छा, हो ठीक है सकता सर, समय कम है, समय कम है। एक छोटे से सवाल का जवाब मैं चाहूंगी, कम शब्दों में दीजिएगा कि बताया जा रहा है कि उमर, जो कि ड्राइवर गाड़ी में बैठा था, अगर वो उमर ही है, क्योंकि सीसीटीवी से कुछ ऐसा ही झलक नजर आ रही है कि वो उमर ही है, उमर ने भी अपने आप को इस ब्लास्ट में खत्म कर दिया। क्या उमर को जानकारी नहीं थी, या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी, उसको पता था कि हाँ आज वो ऐसा करने वाला है और उसकी जान जाने वाली है? नहीं, ये नहीं है कि उसको पता नहीं था, डेफिनेटली सब पता होता है इनको। जैसा बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल, ये बात भी सही है, माँ बाप और ये बड़े इनोसेंट से लगते हैं, और ये खुद बड़े इनोसेंट दिखते हैं अपने माँ बाप के द्वारा। तो उमर को डेफिनेटली ये मालूम था कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। या तो वहाँ एक्सीडेंटल वहां पे एक्सप्लोड हुआ है, या जानबूझ कर सुसाइडल अटेम्प्ट किया गया कि हाँ मैं अपने आप को भी गिरा देता हूँ। ये बाद में पता चलेगा डीएनए टेस्टिंग से, कि उसकी बॉडी में जो डीएनए से, इसके पेरेंट्स के डीएनए से मिलाया जाएगा, तब पता लगेगा कि वो उमर था या कोई और था, या कोई उसके बॉडी पार्ट ऐसे होंगे जो उसको आइडेंटिफाई कर सके, तब पता लगेगा। ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है,
और वो अभी जल्दी क्लियर भी हो जाएगा, एक दिन में 2 दिन में, जब से इसका पोस्टमार्टम होंगे तभी सारा पता लग जाएगा। अभी तो पोस्टमार्टम चल रहे हैं अभी। चलिए ठीक है, आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।